बैंक में मेरी पोस्टिंग का पहला ही महीना था कि रात को चोरी हो गई। ब्रांच में रात को गार्ड नहीं रहता था। रात को चोर आए और उन्होंने गैस कटर से मेन दरवाज़ा काटा और फिर लॉक का ताला काटकर 3 करोड़ रुपए ले उड़े। चोरी को सुबह पता चला, थाने में रिपोर्ट की, फ़ौरन पुलिस आ गई। ज़रूरी कार्रवाई के बाद उन्होंने मुझे शाम को थाने में आने को कहा। 4 बजे बैंक बंद करके मैं और विनोद थाने पहुँचे तो थाने वालों ने हमें मुजरिमों की तरह बैठा दिया और कहा कि थानेदार साहब अभी सो रहे हैं, वह जागेंगे तो आपसे बात करेंगे। थानेदार 5 बजे आया। वह तो मेरी सोच से अलग एक स्मार्ट सा जवान इंस्पेक्टर था। शिवा नाम था उसका। मैंने उन्होंने अपने बारे में बताया तो उसका व्यवहार अचानक ही बदल गया। वह हैरान सा रह गया। उसने अपने पहले व्यवहार पर मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। बैंक में चोरी की बात सुनकर उसने उसी समय ब्रांच जाने का इरादा किया। हम थाने से बाहर निकले तो वह मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ गया और पुलिस टॉम को थाने की गाड़ी में बैंक आने को कहा। बैंक पहुंचकर उसने बहुत अच्छी तरह से छानबीन की। स्टाफ से पूछताछ की और पकड़े नहीं गए, लेकिन 3-4 बार थाने आने जाने से मेरी शिवा से दोस्ती हो गई। लेकिन वह हमेशा मेरी बहुत इज्जत करता था। शिवा को किताबें पढ़ना, खासकर जासूसी नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था। मेरे पास उन दिनों अंग्रेज़ी नॉवल बहुत सारे थे। वह मेरे पास आता था और अपने मनपसंद नॉवल पढ़ता था और 4-5 दिन में पढ़कर वापस कर देता था और दूसरा ले जाता। इस बहाने हमारी अक्सर मुलाकात होने लगी। कहते हैं कि पुलिस की दोस्ती अच्छी नहीं होती और दुश्मनी तो होती बुरी है, लेकिन मेरा तजुर्बा इससे बिल्कुल अलग था। मैं क्योंकि खुद एक डरपोक सा कानून के मुताबिक चलने वाला इंसान था, इसलिए हमारी दोस्ती चलती रही। मैं अपने घर में अकेला रहता था, बच्चे शहर में थे। शाम को अगर कभी फायरिंग होता तो थाने चला जाता था, जहाँ उनसे अलग अलग बातें होती रहती थी। इस बैंक ने मुझे 1 साल हुआ था। शिवा किसी और थाने में ट्रांसफ़र हो गया। इसके 6 महीने बाद मेरी पोस्टिंग भी शहर में हो गई। हमारी मुलाकातों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। मैं बैंक की तरक्की करते करते मैनेजर बन गया। एक दिन मेरी सिक्योरिटी ने बताया कि कुछ पंडित आपसे मिलना चाहते हैं। एक बहुत अच्छे ख़ानदान से संबंध होने के बावजूद भी मैं इतना ज़्यादा धार्मिक नहीं था। उस दिन मैं खाली बैठा था, मेरे पास कोई खास काम नहीं था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि बुला लो। 4 आदमी कमरे में आए और उनके साथ इंस्पेक्टर शिवा को देखकर मुझे हैरत के साथ खुशी भी हुई। हमारी यह मुलाकात तकरीबन 15 साल बाद हो रही थी। मैंने खुशी से उसे गले लगा लिया। उससे कुछ बातें हुई। मैंने साहब को उनके ठिकाने पर आने का वादा कर लिया। मुझे इंस्पेक्टर को इस भेष में देखकर बहुत हैरत हुई थी। शाम को मैं काम खत्म करके उनके मंदिर में चला गया। पूजा करने के बाद फायरिंग हुए तो मैंने शिवा से कहा कि चलो कई बार खाना खाने चलते हैं। हम शहर के एक ओपन रेस्टोरेंट में जा बैठे और पुरानी बातें करने लगे। खाने के बीच मैंने उनसे इस बदलाव के बारे में सवाल किया तो वह कहने लगा, भाई बहुत लंबी कहानी है। आपसे आखिरी मुलाकात के कुछ दिनों बाद मेरी पोस्टिंग एक कस्बे के थाने में हो गई थी। उस कस्बे के साथ ही गाँव में एक बहुत बड़े जागीर वाले साहब की हवेली थी। चौधरी साहब को मेरे आने का पता चला तो अपने खास आदमी को भेजकर मुझे अपने हवेली में बुलाया। मैं चौधरी साहब के बुलाने पर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी सेवा की। मेरे दिल में उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। 6-7 महीने बाद एक दिन अचानक उनका खास आदमी थाने में आया और मुझे कहा कि चौधरी साहब फ़ौरन मुझे से मिलना चाहते हैं। मैं काम में बिजी था, इसलिए 3-4 घंटे बाद आने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी बात है, इसलिए तुम्हें अभी बुलाया है। मैं काम अधूरा छोड़कर चौधरी साहब से मिलने पहुंच गया। चौधरी साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बड़े परेशान लग रहे थे। कहा कि यह मेरी इज्जत का मामला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बात बाहर फैले जिससे गांव में उनकी बेइज्जती हो, इसलिए उन्होंने हमारी मदद चाहिए। मामला कुछ यूँ था कि
चौधरी साहब की बेटी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हॉस्टल में रहते थे। उसकी क्लास के एक लड़के ने उसे बहला फुसला कर उसे किडनैप कर ली थी। उन्होंने मेरी मन्नत के बिना किसी को बताए मैं उनकी बेटी को ढूंढकर उनके हवाले करूं, जिस पर वह मेरे बहुत आभार होंगे। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भी देने से जो मैंने उनको वापस कर दिए। मैंने उनसे वादा किया कि चौधरी साहब की इज्जत पर हाथ डालने वालों को मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा कर रहूँगा। अक्सर ऐसे केसों में हम रिपोर्ट लिखने करवाने के बजाय एक एप्लीकेशन घर वालों की तरफ से ले लेते हैं और केस सॉल्व होने के बाद रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लड़कियों के किडनैप होने में कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द लड़कियों को तलाश किया जाए ताकि उन्हें अदालत जाने और शादी वगैरह करने का मौका न मिल सके। दूसरे दिन मैंने उस यूनिवर्सिटी में जाकर दोनों के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। लड़के का संबंध एक गांव से था। वहां पर कानूनी तौर पर छापा मारने और लड़की को छुड़वाने के लिए वहां की पुलिस की अनुमति की ज़रूरत होती। मैंने चौधरी साहब की मदद से 3 प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त करके साधारण कपड़ों में पुलिस के जवानों के साथ उस लड़के के गांव में छापा मारा। छोटा सा गांव था। लड़के का खानदान एक बहुत शरीफ सा खानदान था। 2 गांव की पुलिस का वह क्या मुकाबला कर सकते थे। लड़का चौधरी साहब की बेटी को साथ लेकर एक दिन पहले ही अपने गांव में पहुंचा था। हमने दोनों को पकड़कर गाड़ी में बिठाया और किसी को पता चलने से पहले वहां से चले गए। इन दिनों वहाँ मोबाइल फ़ोन तो क्या लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं थे जिससे किसी को पता चल जा पाता। लड़के को मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया और लड़के को दूसरी गाड़ी में आते हुए सारे रास्ते चौधरी साहब की बेटी रोती रही। वह बार बार मुझसे कहती रही, थानेदार साहब मैं बालिग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ, हमने शादी कर ली है। लड़का इतना अमीर नहीं है लेकिन बहुत शरीफ खानदान का है। वह खुद भी बहुत शरीफ है। मैं अपनी मर्ज़ी से उनके साथ आई हूँ, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। वह बार बार मुझे ऊपर वाले का वास्ता दे रही थी कि मैं उसे उनको उनके माँ बाप के पास ना लेकर जाऊँ। मेरा बाप और मेरे भाई हमें मार देंगे। मेरा भाई मेरी शादी अपनी एक बदमाश और आवारा दोस्त से करना चाहता है, लेकिन मुझे वह और उसके संस्कार पसंद नहीं हैं। मैं ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ। आपको अपने प्यारों का वास्ता, आप मुझे घर लाने की बजाय किसी अदालत में पेश करें। लेकिन मेरी आंखों पर चौधरी साहब की अच्छाई की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मैंने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। चौधरी साहब के गांव पहुंचकर मैंने उनकी बेटी को उनके हवाले कर दिया। चौधरी साहब ने मेरा बहुत धन्यवाद किया और बहुत सारे मुझे पैसे दिए जो मैंने धन्यवाद कहकर साथ ही वापस कर दिए और थाने लौट आया। लड़कियों को थाने में मैंने बहुत समझाया कि अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बचाओ, अपने बहनों की इज्जत को संभालो। ये बड़े लोग हैं, तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लड़का शरीफ और दिलदार था। अपनी बात से हटना अपनी बेइज्जती समझता, इसलिए मार खाने के बावजूद भी वह अपनी बात पर डटा रहा। दूसरे दिन शाम को मुझे पता चला कि चौधरी साहब की बेटी इंतफाकन अपनी हवेली के कुएं में गिर कर मर गई है। मैं उनके सुबह हवेली गया तो वह हंगामा सा मचा हुआ था। गांव के आदमियों के अलावा चौधरी साहब के बहुत जानने वाले वहाँ मौजूद थे। चौधरी साहब ने मुझे बताया कि बेटी हवेली के बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी कि अचानक कुएं में गिर गई। हमारे निकालने तक वह डूब कर मर गई। मैं इस ख्याल में था कि कौन बाप अपनी बेटी की जान ले सकता है। दूसरे दिन मैंने लड़के को बुलाया और उनसे लड़की के बारे में बताया तो वह रोने लगा। वह बार बार कह रहा था कि घर वालों ने उसे मार डाला। मैंने उसे भी ज़िंदगी की ऊंच-नीच समझाई। मैंने हवलदार से कहा कि उसके साथ एक सिपाही को भेजो और उसे उसके गांव वाली गाड़ी में बिठा रहा है। उसके 3-4 महीने बाद इस गांव के थाने में मेरा तबादला शहर में हो गया। मैं उस बात को भूल गया। एक दिन मैं सोया हुआ था कि वह लड़की मेरे सपने में आई। उसका चेहरा बहुत ही डरा हुआ था। वह रोते हुए मुझे कहने लगी, तुमने मुझे मरवा दिया, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। मेरी अचानक आँख खुल गई और मैं उठकर बैठ गया। सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीना पसीना हो गया।
दिमाग की सी कोने से वह सारी कहानी एकदम मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई। रात को फिर मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन भर यूं ही बिजी रहते हुए गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात को सोने के लिए आंखें बंद की तो एकदम वही लड़की याद आ गई। फिर रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर वह रोज़ाना होने लगा। अक्सर ऐसा होता कि मैंने सोने के लिए लेटता, जैसे आगे बंद करता तो उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता। मैंने बहुत कोशिश की कि उस बात को भूल जाऊं। बार बार मुझे ये याद आता है कि अगर मैं लड़की को अदालत में पेश करता तो शायद उसकी जान बच जाती और फिर मैं खुद को कोसने लगता। मैं एक तरह से मरीज बन गया था। मेरी शादी होने वाली थी जो रुक गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात खत्म हो गई। मैंने नौकरी छोड़ दी दिल को सुकून देने के लिए। अलग अलग मंदिरों में जाकर ऊपर वाले से बहुत क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिला। सॉरी रात जागता रहता था और जैसे बेशकनी मेरे अंदर समा गई थी। अब मैं कुछ साल में उन पंडितों के साथ जगह जगह मंदिर में घूमता हूँ, लेकिन सुकून फिर भी नहीं है। दिन तो गुजर जाता है, लेकिन अक्सर रात को सोते समय जब भी कभी उसका मासूम सा डरा हुआ चेहरा आंखों में सामने आता है तो नींद उड़ जाती है और सारी रात करवटें बदलते बदलते गुजर जाती है। शिवा बातें करते करते मेरे सामने रोने लगा और मुझसे कहा कि भाई प्लीज़ मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करना। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगो तो ऊपर वाला तुम्हें सुकून जरूर देगा। यूं ही बातों बातों में रात बीत चुकी थी। हम वहाँ से उठे। मैंने उसे मंदिर के बाहर उतारा। फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। उसका ज़मीर जाग गया था। उसे अपनी दरंगी नज़र आने लगी थी जिसने उसको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, वह ख़ानदान की जीत में बैठ चढ़ गई। हमारे समाज में ऐसे कितने सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन हम भी मतलबी हैं। सब कुछ भूल कर भी अपने कर्मों में बिजी हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को ऑल दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।